गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी गद्य का चैप्टर 2 राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत तिब्बत यात्रा से लिया गया ल्हासा की ओर पढ़ेंगे। इसमें लेखक ने यात्रा के दौरान मार्ग में जितनी आने वाली कठिनाइयाँ थी, बाधाएं थी, उसका वर्णन किया है। तिब्बत में जो परंपरा थी, वहाँ के लोग जैसे थे, वहाँ का रीति रिवाज जैसा था, उसके बारे में बताया है और किस तरह से लेखक को यात्रा करनी पड़ी। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। लेखक कह रहे हैं कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का, यदि किसी व्यक्ति को तिब्बत जाना पड़े तो उसे नेपाल के रास्ते से, नेपाल के मार्ग से गुजरना पड़ता था। नेपाल के मार्ग से ही तिब्बत जाने का वह प्रमुख रास्ता है। फरी कलिंपोंग का रास्ता जब खुला नहीं था, जब उस रास्ते का आवागमन नहीं शुरू हुआ था, तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी जितनी चीज़ें जाती थी वह इसी रास्ते से तिब्बत जाती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, व्यापार करने का रास्ता ही नहीं, बल्कि सैन्य रास्ता भी था, सैन्य मार्ग भी था। सैनिक भी उसी रास्ते से आवागमन करते थे। इसीलिए उस मार्ग में जगह जगह पर, स्थान स्थान पर फौजी चौकियाँ बनी हुई थी। फौजियों को, सैनिकों के रहने के किले बने हुए थे और उन किलों में कभी कभी चीनी सेना रहा करती थी, चीनी पलटन रहा करती थी, चीनी फौज रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। लेखक कह रहे हैं कि आजकल जो वर्तमान समय है, आज का समय है, जो फौजियों के रहने का किला था, मकान था, वह खंडहर हो गया है, गिर गया है, टूट गया है। किले के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना रहने का स्थान बनाया, बसेरा बना लिया था, वहाँ कुछ घर भले से दिखाई पड़ रहे थे। और ऐसा ही एक छोड़ा हुआ, प्रत्यक्त माने छोड़ा हुआ एक चीनी किला था। वहाँ पर हम चाय पीने के लिए रुके। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पात, छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि तिब्बत में जो जाने वाले यात्री हैं, दूसरे देश के यात्री हैं, जब वो तिब्बत की यात्रा पर निकलते हैं, तिब्बत की यात्रा करते हैं, तो उन्हें कुछ परेशानियों का, कुछ तकलीफ़ों का, कुछ कष्टों का सामना करना पड़ता है और कुछ आरामदायक भी स्थान, आरामदायक वस्तुएं भी या सुखों का भी सामना करना पड़ता है। वहाँ किसी प्रकार की जाति पाति, छुआछूत की भेदभावना नहीं है। कोई भी सवाल नहीं होता, कोई भी प्रश्न नहीं उठता। तिब्बत में कोई औरत पर्दा नहीं करती है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। लेखक कह रहे हैं जो तिब्बत का रीति रिवाज है, वहाँ कोई भी व्यक्ति किसी के भी घर में जा सकता है। जो निम्न श्रेणी के भिखमंगे होते हैं, भिक्षा मांगने वाले होते हैं, लोग चोरी के डर से उन्हें अपने घरों में प्रवेश नहीं देते हैं। अन्यथा आप किसी के घर में जा सकते हैं, चाहे आप भले से अनजान हों, अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं और वह चाय बनाकर, चाय पकाकर आपको दे सकती है। वह चाय चौंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग का बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। अब लेखक बता रहे कि वहाँ पर किस प्रकार की चाय बनती है और किस प्रकार अतिथियों को, यात्रियों को दी जाती है कि ये उस चाय में मक्खन और सोडा नमक भी डाला जाता है और उस चाय को चोंगी, यानी जो चाय कूटने वाला होता है, उसे कहा गया है, उसे दूध वाली चाय में के रंग की बना मिट्टी के टोटीदार बर्तन, यानी जिसको हम लोग केतली कहते हैं, उसमें रख के आपको दे देती है। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगे में चाय मत कर ला सकते हैं।
लेखक बता रहे हैं कि यदि आपको वहाँ तिब्बत वासियों पर विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है और आपको ये भ्रम है कि वो सारा मक्खन चाय में डाल देंगे या चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप अपने को विश्वास दिलाने के लिए खुद चूल्हे के पास जाकर चाय मत कर ले सकते हैं। और चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिट्ठियाँ उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। अब लेखक बता रहे हैं जो परित्यक्त चीनी किला था, यानी जो चीनी सैनिकों के द्वारा छोड़ा हुआ किला था, जब वहाँ से हम प्रस्थान करने लगे, चलने लगे, तो राहदारी यानी मार्ग में मांगने वाला एक व्यक्ति आया। हमने उसे 2 चीटें दी और शायद हम थोंगला के पहले, थोंगला तिब्बत सीमा का एक स्थान है, कि आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ लेखक के साथ एक तिब्बत बौद्ध भिक्षु भी है, सुमति है। सुमति के जान पहचान के आदमी थे वहाँ, एक मंगेर रहते भी, ठहरने के लिए अच्छा जगह मिली। लेखक कह रहे हैं कि जहाँ पर हम लोग थोंगला गांव में पहुँचे थे, जबकि हम लोग भिक्षुक के रूप में, भिखारी के रूप में गए थे, और भिखारी के रूप में होने पर भी हमें वहाँ रहने के लिए, ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिला, अच्छा बंदोबस्त था। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। लेखक ने यहाँ पर इस बात पर जोर दिया है कि जब हम तिब्बत की यात्रा पर भिखारी के रूप में, भिखमंगे के रूप में गए थे, जब तिब्बत जाने की किसी व्यक्ति को इजाज़त नहीं थी और उस समय हम छुप करके अपने छद्म वेश में, भिखारी के वेश में तिब्बत गए, तो तिब्बत में हमारे रहने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई थी, अच्छा स्थान मिला था। और 5 साल बाद जब हम एक अच्छे नागरिक, एक सज्जन की तरह से तिब्बत की यात्रा पर गए, तो हमारे वहाँ रहने का कोई व्यवस्था नहीं थी, हमें कुछ अच्छा स्थान नहीं मिला, किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के बाहर एक गरीब झोपड़े में ठहरे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त क्षण पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि कुछ लोगों के वहाँ का जो रहन सहन था, जो वहाँ के लोग थे, उनका मनोविचार क्या था, उन पर के विचार पर निर्भर करता है। और विशेषतः शाम के समय क्षण पीकर बहुत कम ही लोग अपने होश हवास में दिखते थे।